हालात में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और उनकी पार्टी राष्ट्रीय एजेंडे को ध्यान में रखकर गठबंधन को और आगे नहीं बढ़ा सकती। जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी के 11 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश भी राज्यपाल से की है। नीतीश कुमार ने 19 तारीख को राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और इसी दिन जेडीयू नए सिरे से बहुमत हासिल करेगी। जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जनता दल यू के अलायंस को तोड़ने के ऐलान के तत्काल बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेडीयू पर जवाबी हमला बोला। अभी तक नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनता दल यू ने बिहार प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसके विरोध में 18 जून को बिहार बीजेपी विश्वासघात दिवस मनाएगी। सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18 जून को बीजेपी शांतिपूर्ण बिहार बंद का आयोजन करेगी और प्रदेश में वादा खिलाफ दिवस मनाएगी। मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता जेडीयू को उसकी वादा खिलाफी का माकूल जवाब देगी। उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि समय समय पर हमें कुछ पार्टियां सेकुलर मान लेती हैं और जरूरत पड़ने पर हमें कम्युनल भी मान लेती हैं। सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के मामले में कहा कि पार्टी अपना फैसला स्वयं करेगी, इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप बीजेपी को स्वीकार नहीं। इस गठबंधन को 17 साल पुराने गठबंधन को जेडीयू ने तोड़ने का काम किया है और ये दिन आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी को जनता दल यू के द्वारा बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का अंदेशा पहले से ही था। इसके पहले शनिवार को बीजेपी के विधायकों की बैठक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में पटना में हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार कर ली गई थी। उधर दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नरेंद्र कुमार मोदी के मामले में बीजेपी किसी का भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। गठबंधन चाहे एक दल से टूटे, चाहे 10 दलों से गठबंधन टूट जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को जो जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी उससे पीछे नहीं हटेगी। एनडीए के घटक शिवसेना ने भाजपा नीर गठबंधन से जेडीयू के अलग होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से कांग्रेस को लाभ होगा। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि इस निर्णय से एनडीए को नुकसान होगा और इससे कांग्रेस को लाभ होगा। राउत ने कहा कि यदि मेरी पार्टी चाहे तो मैं जेडीयू नेता शरद यादव से बात करने को तैयार हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर राउत ने कहा कि यह भाजपा का आंतरिक मामला है। इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जाते। नीतीश कुमार साहब और शरद यादव जी इस देश के बहुत अनुभवी नेता है, संयमी नेता है। ये फैसला जो लिया है उससे मुझे लगता है नुकसान देश का होगा और फायदा कांग्रेस पार्टी का होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश नरेंद्र मोदी के बजाय मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए बीजेपी से कन्नी काट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने आडवाणी के इशारे पर ये गठबंधन तोड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हो, लेकिन मोदी पर उनका विरोध सिर्फ एक ढोंग मात्र है। लालू ने पटना में आरोप लगाया कि नीतीश ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया था। उन्होंने कहा कि गुजरात दंगे के बाद राजग सरकार में शामिल रामविलास पासवान मंत्रिमंडल से निकाले गए थे, लेकिन नीतीश उसी मंत्रिमंडल में चिपके रहे। इतना अहंकारी निकला नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री। अहंकार में डूबने का नतीजा है कि आज इन लोगों का डाइवोर्स हो गया, समाप्त हो गया, इन लोगों का एरा खत्म हो गया। रविवार को उत्तराखंड में बारिश ने जमकर कहर बरसाया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके हों या फिर देहरादून, सभी जगह बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अगले 72 घंटे तक जमकर बारिश होने की संभावना है। ऐसे में खतरे की घंटी बज चुकी है। मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। रविवार रात से जो बारिश शुरू हुई है उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया है। बारिश इतनी तेज हुई कि कई जगहों में पानी भर गया। देहरादून के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया।
जिसको निकालने में ही लोग लगे रहे। वहीं देहरादून में सुद्दोवाला जेल में भी पानी घुस गया, जिससे जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि गढ़वाल कमिश्नर और आईजी जेल ने जब जेल का दौरा किया तब जाकर वहां कुछ व्यवस्था ठीक हो पाई। वहीं गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वो मौसम को देखकर ही यात्रा करें। वहीं उन्होंने साफ कहा क्योंकि अगले 2 दिनों तक बारिश रुकने वाली नहीं है, इसलिए कोई भी यात्री ऋषिकेश से आगे ना जाए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बद्रीनाथ मार्ग के कई जगह क्षतिग्रस्त होने से 4 धाम यात्रा थम सी गई है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जहां बद्रीनाथ मार्ग में रड़ांग, बैंड, लामगढ़ और हनुमान चट्टी के पास 20 मीटर से अधिक रोड ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते 10,000 से अधिक यात्री बद्रीनाथ में फंसे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब जाने वाला पैदल मार्ग के 2 पुल पूरी तरह से बह गए हैं, जिसके चलते हजारों यात्री हेमकुंड साहिब में फंसे हैं और प्रशासन ने पूरी यात्रा को सुरक्षित स्थानों पे रोक दिया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। जो 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों से अपील की है कि वो जब तक जिला प्रशासन ने हरी झंडी नहीं दिखाई तब तक वो सुरक्षित स्थानों पे ही रुकें और अलकनंदा और पिंडर नदी के जो अपने खतरे के जोन से ऊपर बहने के चलते नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पे जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भूस्खलन भी हो रहा है। भूस्खलन की वजह से राजमार्ग पर काफी मलबा आ गया है। राजमार्ग बंद होने से हजारों यात्री मार्ग पर फंसे हुए हैं। राजमार्ग बंद होने से 4 धाम यात्रा पर भी असर पड़ा है। बारिश के साथ ही उत्तरकाशी में बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आया है। इधर हरिद्वार में हो रही मानसून की पहली बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में कई जगह जलभराव हो गया है, तो वहीं गंगा का स्तर भी हरिद्वार में काफी बढ़ गया है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर आपदा की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन सरकार की तैयारियां हर साल की तरह इस साल भी अधूरी ही नजर आ रही हैं। तो मौसम के शुरुआत में ही कहर मचने लगा है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। जिला कलेक्टर को पहुंचने वाला मोटर मार्ग भी ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में कलेक्टर भी अब खतरे की जद में आ चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी जगह जगह भूस्खलन की चपेट में आ गया है। केदारनाथ यात्रा पर आए तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। बिगड़ते हुए मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने को कहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में पानी के बहाव में 3 दुकानें बह गई हैं। घटना में 2 मजदूरों की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों को रेस्क्यू दल ने बाहर निकाल दिया है। इसमें एक घायल व्यक्ति का उपचार गौरकुंड अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कोनों में एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। तेज बारिश होने से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर नीचे बह रही है। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के प्रशासन ने फरमान जारी कर दिए हैं। लगातार हो रही बारिश को देखकर प्रशासन ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से भी 3 करोड़ की घोषणा की जा चुकी है। अक्सर आपदाओं के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड में एक बार फिर आपदा का कहर जारी है। देहरादून में मानसून की पहली बरसात में ही 24 घंटे बाद राजधानी का हाल बेहाल है। कई घरों में पानी घुस गया है तो कई लोगों की जनहानि भी हुई है। राजधानी देहरादून में कई घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। तेज बारिश से जहां कई मकान ध्वस्त हो गए तो वहीं भूस्खलन से मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई। तेज बारिश ने शासन प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है, तो वहीं राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन भी पूरी तरीके से फेल रहा है। आपको बताएं कि देहरादून में पिछले 24 घंटे से जारी तेज बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। इसी बारिश के चलते प्रेमनगर इलाके में भूस्खलन हो गया, जहां एक मकान में सो रहे पति पत्नी और उनके 8 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से मृतकों को बाहर निकाला, लेकिन स्थानीय लोगों को में काफी गुस्सा है और उनका कहना था कि घटना पर 108 एम्बुलेंस सही समय पर पहुंच जाती तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों से बात की और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की बात भी कही। वहीं विधायक गणेश जोशी ने सरकार को आपदा प्रबंधन के मामले पर फेल बताया है। मौसम विभाग ने 48 घंटे पहले ही होने वाली मूसलाधार बरसात के बारे में अलर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग सोता रहा। ये कहीं न कहीं राज्य सरकार के फेल प्रबंधन की निशानी भी है। वहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे को सभी विभाग के लोगों को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवानों को भी मुस्तैद किया गया है। भारी बारिश से यमुना भी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया है।
जो 72 घंटों के भीतर दिल्ली की सीमा में दस्तक दे सकता है। यमुना का पानी तटवर्ती इलाकों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। इधर सहारनपुर के बेहट के कई गांवों में भी बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया और राहत की बारिश देखते ही देखते आफत में तब्दील हो गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के बाद यमुना नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से रविवार सुबह से ही यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। सुबह यहाँ पानी का जल स्तर 70,000 क्यूसेक मापा गया था, तो वहीं 10 बजे यह स्तर 2,43,000 क्यूसेक के करीब पहुंच गया। यमुना के बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने यमुना से सटे हुए इलाकों के रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया। पिछले कई दिनों से गर्मी से जूझ रहे लोगों को बदले मौसम ने राहत दी है। रिमझिम हुई बरसात ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश भर के लोग जूझ रहे थे। बढ़ते पारे के साथ लोग इस कदर बेहाल थे कि घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा था। सड़क पर तो जैसे आग बरस रही थी। लेकिन रविवार को मौसम ने अपना रुख बदला और सुबह से ही रिमझिम बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया। हालांकि दिन भर हुई बारिश के चलते जगह जगह जल भराव भी हुआ, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह तो वाहन सड़क पर जल भराव के चलते फंसे रहे। रिमझिम हुई बरसात से लोगों को राहत तो मिली है, वहीं जगह जगह जल भराव के चलते लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। बीजेपी जेल भरो आंदोलन को उत्तराखंड में सफल बनाने की रणनीति में जुट गई है। इस सिलसिले में पूर्व सांसद बलराज पासी ने महानगर कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। उनका दावा है कि देहरादून में करीब 5,000 बीजेपी के कार्यकर्ता यूपीए सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। बीजेपी का केंद्र की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी जेल भरो आंदोलन 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड में विभिन्न चरणों में अलग अलग शहरों में इसके तहत गिरफ्तारियां दी जाएंगी, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और पार्टी के प्रवक्ता बलराज पासी ने देहरादून महानगर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने 22 तारीख को देहरादून में होने वाले जेल भरो आंदोलन की पूरी समीक्षा की। बलराज पासी का दावा है कि देहरादून में करीब 5,000 बीजेपी के कार्यकर्ता केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। अब यहाँ 26 तारीख को जेल भरो कार्यक्रम है पूरे महानगर का, और यहाँ का लक्ष्य 5,000 संख्या का है और 5,000 से अधिक संख्या रहेगी। भारी उत्साह है, सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का केंद्र की यूपीए सरकार के कथित घोटालों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ देशव्यापी जेल भरो आंदोलन है। इस कड़ी में पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सभी वरिष्ठ नेताओं को जेल भरो आंदोलन की कमान संभालने को कहा था। इसी सिलसिले में पूर्व सांसद बलराज पासी ने देहरादून महानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्रियों को जल्द ही नया ठौर ठिकाना मिलने वाला है। अब उन्हें अपनी सुविधाओं और कार्यालयों के लिए जद्दोजहद भी नहीं करनी होगी, बल्कि अन्य मंत्रियों की तरह उन्हें भी कार्यालय और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माया सरकार के दौरान बने पार्कों और स्मारकों में खाली पड़ी जगहों पर दर्जा प्राप्त मंत्रियों को कार्यालय देने की योजना को हरी झंडी दे दी है। दरअसल प्रदेश में जिन जिन लोगों को मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें से बहुत से लोगों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से ये शिकायत की है कि उनके पास ना तो बैठने के लिए दफ्तर है और ना ही अन्य सुविधाएं। यही नहीं, कई मंत्रियों ने यहाँ तक कहा कि वो मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन वो जनता से मुलाकात कहाँ पर करें। लगातार शिकायतों के बाद अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया है कि मायावती सरकार में बनाए गए पार्कों और स्मारकों में जहाँ जहाँ खाली जगह हैं, उन्हीं जगहों में अब इन दर्जा प्राप्त मंत्रियों को कार्यालय दिए जाएंगे। यही नहीं, सरकार का ये भी आरोप है कि बीएसपी सरकार में इन स्मारकों और पार्कों के निर्माण के पीछे करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया। हालांकि इस पूरे मसले पर अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी बिना किसी मानक के ही लोगों को मंत्रियों का दर्जा दे रही है। सरकार के पास मंत्रियों को देने वाली सुविधाओं का अभाव है, तो आखिर रेवड़ियों की तरह ये लाल बत्ती क्यों बांटी जा रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सपा केवल अपने लोगों को उपकृत करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है, लेकिन सरकार को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहरहाल भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन मंत्रियों को कार्यालय देकर उनकी दिक्कतों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस मसले पर अभी सरकार की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर तैयारी में जुट गया है। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किया। इस ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने पार्टी की नीतियों को गिनाते हुए ब्राह्मणों को एकजुट होने की नसीहत दी। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जी जान से शुरू कर दी है। पार्टी का पूरा ध्यान जाति समीकरण को ठीक करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इलाहाबाद के मलाक हरहरपुर गांव पहुंचे और ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया।
अपने संबोधन में श्री मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। विधानसभा से लोकसभा तक ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उन्होंने अपील की कि 16% प्रदेश के ब्राह्मण अगर एकजुट हो जाएं तो 24% दलितों के साथ चलेंगे, तभी सत्ता में ब्राह्मणों को बेहतर भागीदारी